से अब पावर प्लांट्स को टारगेट किया जा चुका है और एक बड़ी तबाही हम देख रहे हैं यहां पर। और जिस तरीके से टारगेट्स लगातार ये अचीवेबल भी नजर आ रहे हैं, खतरा उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कह दूं कि आज 9वां दिन है युद्ध का और 9वें दिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट ही यही रहा है कि रूस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ आप देखिए उनके जो दूसरे इलाकों में पावर प्लांट्स हैं उसको डैमेज किया गया। थर्मल पावर प्लांट की आप तस्वीर देख रहे हैं, उसे डैमेज किया गया। इसका मतलब साफ है कि आप उस इलाके में जो बिजली सप्लाई है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका असर क्या होता है? इसका असर यह होता है कि जो आपकी सिविलियन पॉपुलेशन है उसको मूव करना पड़ता है, उसको निकलना पड़ता है। और साथ ही साथ वहां पर जो डिफेंस कर रहे हैं यहाँ की यूक्रेनियन फोर्सेज है, उनके सप्लाई लाइन पर भी दिक्कत आती है। और यही वजह है कि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहीं पर से भी नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था रूस का। उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि वो उसको अपने कब्जे में ले ले और कब्जे में लेकर फिर वो आप कह सकते हैं कि बार्गेनिंग चिप भी है। और साथ ही साथ वो जब चाहे डिसरप्ट करता है 25% जो बिजली सप्लाई होती है पूरे यूक्रेन को। और मनीष, जिस तरीके से ज़ेपोरिज़िया पर आज इस पावर प्लांट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई, यह साफ नजर आ चुका है कि किसी भी चेतावनी को हल्के में ना लिया जाए। और यही वजह है कि एक बार फिर से सूमी से करीबन 65 किलोमीटर दूर ऑक्टिका का ये एरिया जहां पर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पावर प्लांट था, इस पर बॉम्बिंग की गई और सोचे समझे तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, उसको डैमेज किया गया। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर थी कि रशिया नहीं चाहता कि कहीं से भी यूक्रेनियन साइऑप्स के तहत खुद इसको नुकसान पहुंचाएं और नाम उनके ऊपर इंटरनेशनल अरीना पर रखे। इसलिए नेटो चीफ सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने जो कहा उसको ध्यान से देखते हुए अब यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक और बड़ी खबर आई है मनीष, हम आपको बता दें, जिसका जिक्र बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध जारी है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान यानी मालवाहक विमान था वो डैमेज हो गया है। रूस ने कीव के होस्टेमल हवाई अड्डे, जिसे एंटोनोव एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहां पर मौजूद AN-225 कार्गो प्लेन जलकर खाक हो गया है। यह आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था। इसमें 6 इंजन लगे हुए थे। इसका जो विंग स्पैन है करीब 84 मीटर था। और आप समझ सकते हैं कि कितना वजन लेके जा सकता है। आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कितना वजन लेके जा सकता था। लेकिन इसका नाम क्या था आपको बताते हैं। इसका नाम मायरा बताते हैं और इसका मतलब यूक्रेनियन का मतलब होता है कि ड्रीम यानी कि सपना। तो एक सपने के तौर पर एक दुनिया के विशाल विमान को तैयार किया गया था जो इस वक्त नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जापान के पीएम से बात की है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर दोनों के बीच ये अहम बातचीत की खबर आ रही है। तो एक तरफ जहां पावर प्लांट सब निशाने पर है रूस के, वहीं अब से थोड़ी देर पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जापान के पीएम से की है बातचीत। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमले को लेकर यह बातचीत बहुत अहम मानी जाती है सर। और जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अटैक किए जा रहे हैं, जो टारगेट्स अब पहुंचाए जा रहे हैं पावर प्लांट्स को, वो सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। देखिए, ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पे हालांकि ये कंफर्मेशन आ गया है रशिया की तरफ से कि प्लांट को फिलहाल कोई डैमेज नहीं हुआ है। जैसा बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स पे कुछ हुआ है और रशिया ने अब उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये तो हुई एक बात। उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी थोड़ी देर बाद जो हमारे नेटो के चीफ हैं उनका बयान आया और ये बयान बड़ा ही डायरेक्ट था। अभी तक जो युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ा है, इस तरह के डायरेक्ट बयान ना तो यूएस ना नाटो की तरफ से कोई आए थे। ये नेटो चीफ का कहना है कि, और उन्होंने कहा, कैमरा पर हमने देखा भी, कि रूसी फौजें तुरंत यूक्रेन से निकलें, वापस जाएं। तो जब नेटो चीफ ऐसा बयान देता है तो उसके पहले कोशिश ये हो सकती है कि इसके बहाने क्या नेटो कदम रख सकता है, या अगर फ्यूचर में अगर नेटो अटैक करता है तो उसके पास कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा रह सकता है। लेकिन आपको बता दें न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसमें डैमेज हुआ था, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और अब बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए हैं। हमला हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक निशाना था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हुए। हमारे साथ दीपक वोरा सर जुड़े हुए हैं। दीपक सर, आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे। हमारे साथ अभिषेक जी भी हैं यहां पर मौजूद। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिक्र कर रहे हैं नेटो का। नेटो के जो चीफ है उनका यह कहना है कि जो रशियन फोर्सेस है तुरंत बाहर निकले, खासतौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो हमला हुआ उसके बाद जो कब्जा हुआ। क्या नेटो ये सोच रहा है कि क्या आगे इसको मुद्दा बनाकर वो इस लड़ाई में जा सकता है, या कि सिर्फ ये एक पब्लिक स्टंट हम कह सकते हैं? एक तरफ चल रही है हथियारों की जंग जमीन पर, ऊपर चल रही है शब्दों की लड़ाई। जो आपने नेटो के सेक्रेटरी जनरल को सुना है, वो कहते हैं पुतिन साहब निकल जाओ बाहर यूक्रेन से। ये कुछ नहीं बोला कि नेटो के जो हथियार और वॉर मटेरियल यूक्रेन में है उसको भी हम वापस ले रहे हैं।
ये एक तरफिया बात कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि कंसल्टेशन के बाद उन्होंने ये कहा है। सर, मेरा अपना मानना, जिन लोगों से मैं यहाँ न्यूयॉर्क में बात करता हूँ, कि नेटो के पास वो क्षमता नहीं है कि रूस से लड़ने। छोड़ दीजिए अमेरिका को, भूल जाइए ब्रिटेन और फ्रांस को, बाकी सब सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक लड़ने वाली फौजें हैं, उनमें ये दम बिल्कुल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होगा। पब्लिक परसेप्शन यहाँ क्या है सर, मैं आपको बता देता हूँ, 15 सेकंड दीजिए। कल रात को मैंने भोजन किया था विद माय 8 साल की मेरी ग्रैंड डॉटर है। उसने मुझसे पूछा कि नाना, व्हाई इज पुतिन फाइटिंग विद यूक्रेन, डज ही वांट टू टेक बैक यूक्रेन बिकॉज इट वंस बिलोंग टू रशिया। तो मैंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। शी सेड, वेल माय स्कूल टीचर टोल्ड मी पुतिन इज अ बैड मैन एंड वी वोंट लेट हिम टेक बैक यूक्रेन। ये अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर परसेप्शन है कि अगर इस पूरे हादसे में, इस तांडव में कोई बदमाश है तो उसका नाम व्लादिमीर पुतिन है। और ये परसेप्शन वॉर है, जिस परसेप्शन वॉर में साफ नजर आ रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है कहीं ना कहीं एक कदम तो आगे है रूस से। बावजूद इसके तमाम बंदिशों के बावजूद और तमाम जितने एक्शंस लिए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली पुतिन के खिलाफ, ये वॉर अभी भी रुकती हुई नजर पुतिन को तो नहीं कोई आ रोक रही नहीं पा है। रहा इस लेकिन मामले में। एर्नोहदर से रूसी सैनिकों ने अब जबरदस्त कहर बरपाया है। रूसी सैनिकों ने हाईवे पर जब बमबारी की, वो तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि हाईवे को तबाह कर दिया गया जहां पर यह मिसाइल अटैक हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट उससे महज थोड़ी ही दूरी पर था और हमले के बाद रूसी सैनिकों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला बोल दिया। हालांकि सर, हमने ये जरूर देखा था कि एक बयान सामने आया था कि कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से मेन एरिया में ये एंटर ना कर सके, लेकिन खबरें आई कि रूसी सैनिक इसके भी अंदर शामिल हो गए। जी हाँ, इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जब युद्ध होता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास एक 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी हमला ना करने की बात है। मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जापान के प्राइम मिनिस्टर से बात की, उसका भी शायद यही मकसद है। हमें याद रखना चाहिए कि जापान ने ओकिनावा में जब उनका न्यूक्लियर प्लांट का डैमेज हुआ था तो उसको ये कंटेनमेंट एक्टिविटी थी, उसमें जापान के टेक्नीशियंस को और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो उनके प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनको काफ़ी माहिर हासिल है। तो शायद इस बातचीत में उन्होंने जापान से भी मदद मांगी होगी कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियर कंटेनमेंट हो गया और हवा में, डस्ट में रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई तो उसको कैसे कंटेन किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से तो यह बताया जा रहा है कि यहां पर पूरी तरह से कोई भी डरने की बात नहीं है। यहां पर कोई भी रिएक्टर, जो 6 रिएक्टर थे उनमें से किसी में भी लीकेज नहीं हुई है, इसलिए सबसे बड़ी राहत की बात है। और अब ये रूस के कब्जे में आ चुका है। लेकिन रूस ने कीव के साथ एर्नोगर जो शहर है उस पर तो कब्जा किया ही है, लेकिन आप जो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, जब यह हमला हुआ था तब देखिए कि किस तरह से शेलिंग की गई थी और किस तरह से सबसे पहले आप हाईवे को देखिए। हाईवे को उन्होंने सबसे पहले साफ करवाया, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके हाईवे को कब्जा करके रखा था लोगों ने, उसको साफ किया। अटैक हुआ, उसके बाद रात के वक्त आप देखिए कि एक एक करके शहर के अलग अलग हिस्सों में रॉकेट्स भी चले, तो एक तरफ एंगेज किया गया फोर्सेस को शहर के, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नजर आ रहा है, आपको देख पा रहे होंगे रूसी जो मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं जो लगातार अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक और बड़ी खबर इस बीच अमित है, रूस की एयरफोर्स आज जबरदस्त एक्शन में है। यूक्रेन के मारिउपोल में ही रूस का बड़ा अटैक हुआ है। मारिउपोल में ही बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल गिरी है और ये वही तस्वीर आपके सामने। ये इंटेंस फायरिंग यहां पर की गई और फिर उसके बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके द्वारा इस एरिया को पूरी तरीके से हिट किया गया, क्योंकि जानकारी इस तरीके की आ रही है कि इस समय रशियन फोर्सेस के पूरे कंट्रोल में लगभग मारिउपोल पहुंच चुका है। और क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसको घेरना बहुत जरूरी था और यहां पर जो उनका विरोध था उसको कंट्रोल किया गया। इसलिए तस्वीरों में जो दिखाई दे रही है विंडो से ली गई तस्वीर और जो मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूक्रेनियन फोर्स का, जहां पर यूक्रेनियन फोर्स का रीइंफोर्समेंट था, उसी जगह को टारगेट किया गया और ये तस्वीरें इस समय कैमरे में कैद हुई। मारिउपोल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विंग कमांडर अभिषेक और बढ़ जाता है, क्योंकि कनेक्टिव एरियाज जो हैं वहां पर लगातार इस समय रशियंस का दबदबा कायम है। एब्सोल्युटली, मारिउपोल सी ऑफ अज़ोव के साथ लगा हुआ आपका कोस्टल टाउन है, तो उसकी सामरिक दृष्टि से वैसे भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। प्लस वो ईस्टर्न सेक्टर में आता है जिधर की पॉपुलेशन एंड जहाँ की डेमोग्राफी जो है काफ़ी कल्चरली भी कनेक्टेड है अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन और इनफैक्ट रशिया से। अब इसमें देखिए, हम जब लड़ाई आज निर्णायक दौर में पहुंची है तब हम ये दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो वायुसेना है वो इस तरह की बमबारी कर रही है और उसका पेस बढ़ता जा रहा है।
यहां गौर करने वाली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पास्ट में जब भी कुछ युद्ध हुए, चाहे हम इराक में देखें या अफगानिस्तान में देखें या लीबिया में देखें, जहां भी देखें, जहां पर नेटो और एलाइड फोर्सेस ने अटैक किया है, तो उनका जो अटैकिंग पैटर्न क्या होता है, वो सबसे पहले अपनी एयर फोर्सेस को लगा के सीएड मिशंस करके प्लस सारा डिस्ट्रक्शन करने के बाद ग्राउंड फोर्सेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जो विश्लेषक हैं वो भी समझ रहे होंगे कि ये पैटर्न फर्क है। तो पुतिन को जिस तरह से डिमोनाइज किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि पुतिन ने पहले अपनी जमीनी सेनाओं को अंदर भेजा है, टारगेटेड बॉम्बिंग करी है, खाली जो इंस्टॉलेशन उन्होंने कहा था उन्हीं पर, और लास्ट में तो अब ये करना ही पड़ेगा बिकॉज उनको एक कैपिटल पर कब्जा करना है। तो फाइनल मोमेंट्स में वो हायर डिस्ट्रक्टिव पावर विद एयर पावर के मींस को यूज करके यूटिलाइज कर रहे हैं। बदलते स्ट्रैटेजी के बीच में ही हम देख रहे हैं कि खासा नुकसान वहां के आम नागरिकों को भी हो रहा है और सिविलियंस को किस तरीके से नुकसान पहुंच चुका है, इसकी लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बड़े और अपडेट के साथ इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।